पाकिस्तान में इंसान ब्लड प्रेशर या शुगर से नहीं मरा, बल्कि वो मरने के उस सफर पे आ जाता है जिस दिन से उनका मेटाबॉलिक डैमेज शुरू हो जाता है। हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जब भी हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम लेते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो इसके साथ लिंक्ड है, जिसमें हमारे पास डायबिटीज भी आ जाता है, फीमेल्स के अंदर पीसीओएस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो आ जाता है, फैटी लिवर आ जाता है, तो लोग कहते हैं दिल की शरेयानें बंद हो रही हैं, हाइपरटेंशन विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन केस। अगर इस पूरी आप स्टोरी को पीछे बैकग्राउंड पे रखते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ, उसका इफेक्ट लिवर पे आया, लिवर फैटी हुआ, फैटी लिवर के साथ फिर आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क ऑब्वियस है कि वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारे लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट लूज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी होने वाला है, क्योंकि हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये लफ्ज़ नॉर्मली हर इंसान को नहीं पता होता, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में इंसान ब्लड प्रेशर या शुगर से नहीं मरा, बल्कि वो मरने के उस सफ़र पे आ जाता है जिस दिन से उनका मेटाबॉलिक डैमेज शुरू हो जाता है। तो आज हम डाइटिशियन अब्दुल्ला सरफराज और डाइटिशियन मोहम्मद जैन शाहिद के साथ इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ इंसाफ कर आप लोगों तक जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सकें। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत हैवी किस्म का टॉपिक चूज किया है। सर, आजकल का मसला ये है कि नहीं? आप बताएं। ऐसे ही है, मेजोरिटी केसेस हमारे पास इसी प्रॉब्लम के साथ ही आ रहे थे। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड सेकंड नंबर या फर्स्ट भी आ गया था डायबिटीज के अंदर, और डायबिटीज इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन चले किसी चीज में तो फर्स्ट आया। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से ओनली अचीवमेंट यही है कि हम इस चीज में फर्स्ट हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा डाइटिशियन जैन शाहिद से, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसको आपने अपनी ऑडियंस को आसान अल्फाज में समझाना है। और दूसरा साथ ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना है क्या डिजीज है। मतलब बोल तो दिया मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लेकिन फर्क क्या है इसमें। सही है। सबसे पहली चीज, जब भी हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली लिंक होता है हमारे डाइट और लाइफस्टाइल के साथ। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है जो भी चीज हम खा रहे होते हैं, चाहे हम ग्लूकोज ले रहे हैं चाहे हम कोई भी चीज ले रहे होते हैं, ठीक है। जब उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह डिस्टर्ब होती है बॉडी के अंदर, तो उस वजह से कुछ कंडीशंस डेवलप होती है जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का नाम देते हैं। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, जैसे आपने कहा कि ये डिजीज है, सिंड्रोम है या कंडीशन है, तो इसको बेसिकली हम कंडीशन ही कहते हैं, क्योंकि ये कोई एक बीमारी है, कोई एक चीज नहीं है। जब भी हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम लेते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो इसके साथ लिंक्ड है, जिसमें हमारे पास डायबिटीज भी आ जाता है, फीमेल्स के अंदर पीसीओएस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो आ जाता है, फैटी लिवर आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है, जो लोग कहते हैं दिल की शरेयानें बंद हो रही हैं, हाइपरटेंशन विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन डेज। तो ये सारी चीजें जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आ जाती है। तो इसको हम स्पेसिफिक डिजीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक कंडीशन है जो कि एक मल्टीपल डिजीज का एक मिक्सचर है जो उससे लिंक्ड है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, बेसिकली हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो डिजीज नहीं, वो सिंड्रोम है, और सिंड्रोम इज अ सेट ऑफ डिजीज। जैसे डाइटिशियन जैन ने बताया कि उसके अंदर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आ जाती है और पीसीओएस भी आ जाती है। लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस से, डायबिटीज से, क्योंकि डायबिटीज का मेन रूट कॉज, इवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मेन रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मैं डाइटिशियन अब्दुल्ला सरफराज से कहूंगा कि वो थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताएं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। जी, बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है और रेजिस्टेंस मींस हमारी बॉडी के अंदर उस हार्मोन के कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि उसको रिसेप्ट करते हैं, उसके सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और उसके नतीजे में ग्लूकोज की एंट्री होती है आपके बॉडी सेल्स के अंदर। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना जरूरी है। इंसुलिन का काम है कि वो आपकी एंट्री के सेल तक करवाता है ग्लूकोज की, और इन दैट केस के जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, यानी कि आपको अंदर आने की इजाजत ही नहीं दे रहे, तो कैसे हमारी एनर्जी जो कि हम ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी ने उसको बनाया है और उसको वो देना चाहती है सेल को ताकि सेल काम कर सके। यानी कि मैं अभी इस टाइम पे कोई मूवमेंट कर रहा हूँ तो सारी की सारी रेगुलेटेड बाय एनर्जी है ना, मतलब एनर्जी उसको फ्यूल कर रही है। लेकिन वो जब फ्यूल मुझे मिलेगा नहीं तो ऑब्वियसली फिर मेरी एफिशिएंसी डाउन होने लग जाएगी। तो ये चीज है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो एंट्री नहीं देते ग्लूकोज को टुवर्ड द सेल,
तो ये मुख्तसर अगर हम बात करें तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली इंसुलिन का काम है कि वो आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ के स्टोर करवा देती है, और उसका एडवर्स इफेक्ट है किसी भी चीज का एक्सेस होना या ग्लूकोज का ब्लड के अंदर ज्यादा होना, उसको कम करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे तो नहीं है, अब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम कह रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाइपरलिपिडीमिया, इसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या कनेक्शन है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इंसुलिन रेजिस्टेंस को, तो हमने कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द बेसिकली रूट कॉज ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हम पाकिस्तानी देखें तो हमारा जो ईटिंग पैटर्न, उसके अंदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी या मेजर जो फूड चॉइसेस है हमारी, वो है जो कि टोटली कार्बोहाइड्रेट्स हैं या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब इंसुलिन का डायरेक्टली जो है ना कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक है, ठीक है। तो अब होगा क्या, एक टाइम तक जब आप खाते रहेंगे, ग्लूकोज वगैरह लेते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहेंगे, तो बॉडी को एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट उसके अंदर इंसुलिन मिलती रहेगी, और एक स्टेज के ऊपर जाके आपको भी कोई बंदा तंग करना शुरू करेगा तो आप एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करेंगे, एक टाइम पे आके आप उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसी है। तो सेम जो है ना हमारी बॉडी ऐसे करती है, वो रेजिस्ट करना शुरू कर देती है उस इंसुलिन के अगेंस्ट, क्योंकि हमारा कंजप्शन होता है ग्लूकोज का, वो कम नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। तो इस वजह से फिर क्या होता है एट दी एंड कि कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन है वो डिस्टर्ब होती है। जब एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होती है तो ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, उसको बॉडी ने कहीं तो ठिकाने लगाना है, तो वो उसी ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देती है, तो वो फिर डायरेक्टली वो फैट स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये वहां से जो है ना सबसे पहले आपका हाइपरटेंशन स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते होते हैं कि ये इट्स नॉट अ डिजीज, ये बेसिकली एक सिम्टम है। तो इसी के साथ ही जब हमारा फैट एक्युमुलेशन स्टार्ट होती है तो बैली रीजन में ज्यादा होती है, तो बैली के नीचे ही हमारा लीवर है, तो वो फिर जो पूरी एक जो फैट क्लियर है वो लीवर पे चढ़ना शुरू होता है, इसको फैटी लीवर का नाम देते हैं। वही चीजें फिर आगे ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटीज में जाना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था, स्पेसिफिकली फैटी लिवर और ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेके। बेली फैट, उधर फैट जो आता है उसको हम फैटी लिवर से या Link शुगर करते से हैं। क्यों लिंक करते हैं, ये आप भी अगर थोड़ी सी इसमें इंसाइट दें। जैसे हमने जहन में डिस्कस किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपकी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है प्राइमरीली, लेकिन वो सिर्फ ग्लूकोज का नहीं होता, वो प्रोटीन का भी, आपके फैट्स का भी। कैसे होता है कि जब आपका सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, देन आपका जो लिवर है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है कि जो सेल आपकी ग्लूकोज को ले नहीं पा रहा, अपटेक नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसमें शुगर के लेवल्स रेज होने लगते हैं, बॉडी ने उसको कहीं तो ठिकाने लगाना है। तो वो ठिकाने लगाने के लिए उसके पास एक ही साइड बचती है, दैट इज लिवर। और लिवर पे जब जाके वो कार्बोहाइड्रेट या वो ग्लूकोज स्टोर होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्टोर होती है, और वो ट्राइग्लिसराइड फिर हमें हमारे जो ब्लड सैंपल है उसके अंदर भी नजर आते हैं, जहाँ पे हम लिपिड प्रोफाइल करवा रहे होते हैं। लोगों की मोस्टली कंप्लेन होती है कि भी हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फिर वही बात है कि बड़ा इजी हो जाता है इंसान के लिए समझना आप क्यों हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं, क्यों आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं। अगर इस पूरी आप स्टोरी को पीछे बैकग्राउंड पे रखते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ, उसका इफेक्ट लिवर पे आया, लिवर फैटी हुआ, फैटी लिवर के साथ फिर आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रिस्क ऑब्वियस है कि वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर इसको शॉर्ट टर्म में अगर मैं समराइज करूं तो वो ये है कि जिस दिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, उस दिन से आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार होते चले जाते हैं। फिर वो बेशक आपका फैट बढ़े, बेली रीजन में बढ़े, वो फिर बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि लिवर इतनी कैपेसिटी नहीं रखता आपका स्टोर करने का। तो फिर वो आपकी चर्बी जो है, एडिपोज टिश्यू जो आपकी स्किन के नीचे की लेयर है, उधर जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और बेली का जो रीजन है वो सबसे ज्यादा फैट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट लूज नहीं होता। ऐसे ही है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस देखने को मिल रहे होते हैं जिनका वेट वगैरह स्टक हो जाता है, जिसको हम कहें वेट प्लेटो के अंदर चला गया। वो होता ही है कि जब आप भी एक ही पैटर्न के ऊपर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलते रहेंगे, आपके लाइफस्टाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते रहेंगी, आपने वही कुछ खाना है और उसी तरह ही रूटीन को रखना है, आपका स्लीपिंग पैटर्न सेट नहीं है, तो क्या होगा कि बॉडी उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेती है, उसके साथ यूज टू हो जाती है। जब वो यूज टू हो जाती है कोई भी चीज, तो वो फिर उसके अगेंस्ट ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर क्या चल रहा है, तो वो फिर रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। तो ये एक सबसे एक मेजर प्रॉब्लम होता है। हम कोई भी काम करते हैं, जब हम उसे रेगुलरली लेके चल रहे होते हैं, तो जब यूज टू हो जाते हैं तो फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें वो वाला। जब आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, आप कॉन्स्टेंटली अपना इनटेक कार्बोहाइड्रेट्स का उसी तरह करते रहेंगे, और जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट होते हैं, तो इसके साथ साथ एक सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट होती है वो आपका मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस और जो कॉर्टिसोल है ना, ये एक मेजर कल्प्रेट है इस चीज का, वजन बढ़ने का। और हम एक और चीज बड़ी पढ़ते होते हैं, वो हम ये कहते होते हैं अपने एक पेशेंट को अक्सर कि जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कॉर्टिसोल स्ट्रेस वगैरह के, और आपका एलएच लेवल्स एक हम टेस्ट करवा फीमेल्स के हम टेस्ट करवाते होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ना एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ इफेक्ट होगी ना दूसरी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी। तो अगर आपने अपने आप को इस प्लेटो के फेज से निकालना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टू मैनेज योर स्ट्रेस, और स्ट्रेस तभी मैनेज होगा जब आपका लाइफस्टाइल मैनेज होगा। एक ही कांस्टेंट पैटर्न पे रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है। इसके अंदर जो-जो हमने चीज़ें डिस्क्राइब की हैं या डिस्कस की हैं, उसको अगर नटशेल के अंदर लेकर आएँ, सिंपल ये है, जो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसके अंदर सबसे मेजर पार्ट जो है, वो आपके ईटिंग पैटर्न का है। स्ट्रेस की भी बात हुई, स्ट्रेस का फैक्टर है, लेकिन फिजिकल फिजिकल इनएक्टिविटी इनएक्टिविटी, ये 3 पार्ट तो हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो डाइट का है। डाइट 60% डाइट, 20% स्ट्रेस एंड 20% फिजिकल इनएक्टिविटी। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अपने लाइफस्टाइल के अंदर स्टार्ट कर चुके होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और जो आपको हमने इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप हमें सपोर्ट करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोस और बनाएं और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आप लोगों तक जो राइट इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमारे रियल टाइम क्लिनिकल प्रैक्टिस से हमें देखने को मिलती हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।